अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है आपका क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हम बात करेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो उसका इलास्टिक बिहेवियर शो करती हो। यानी कि इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है, जब आप इलास्टिक मटेरियल पे कोई भी फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक लिमिट तक लगाते हैं, अगर वहाँ से आप उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो मटेरियल है वो आपका वापस से ओरिजिनल शेप साइज विदाउट एनी डिफॉर्मेशन गेन कर लेता है। वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस पॉइंट तक एक्सटर्नल लोड लगाने पर और उसको लोड को अगर रिमूव कर दें उस पॉइंट से तो वापस ओरिजिनल शेप साइज रिगेन करती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में अगर हम बॉडी को इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेन करें, खींचें, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाएं तो वो परमानेंटली उसी शेप में बनी रहती है, वापस ओरिजिनल रिगेन शेप साइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। इट डिसअपियर आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग लोड। जो डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मिंग लोड रिमूव करने पर वो डिसअपियर हो जाती है, जो डिफॉर्मेशन है दिखना बंद हो जाती है। इट रिमेन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग लोड। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में लोड रिमूव करने पर भी वो जो डिफॉर्मेशन है आपको शो होती रहती है। सेकेंड पॉइंट है इट इज स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। ये वो प्रोसेस है जहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इट टेक प्लेस आफ्टर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हैज स्टॉप। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और वो पॉइंट है जिसके बाद इलास्टिक डिफॉर्मेशन बंद हो जाती है। थर्ड पॉइंट है इट टेक प्लेस ओवर ए शॉर्ट रेंज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें जो रेंज होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वो बहुत छोटी होती है, जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रेंज इसकी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे स्लिप और ट्विनिंग में क्या डिफरेंस है। स्लिप और ट्विनिंग की अगर बात करें तो स्लिप क्या होता है, द ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल अबव एंड बिलो द स्लिप प्लेन इज सेम आफ्टर डिफॉर्मेशन एज बिफोर। इसमें क्रिस्टल का ओरिएंटेशन स्लिप प्लेन के ऊपर भी और स्लिप प्लेन के नीचे भी, बाद में भी और डिफॉर्मेशन के पहले भी सेम बना होता है। जबकि ट्विनिंग क्या होता है, ट्विनिंग में ओरिएंटेशन डिफरेंस जो होता है वो ट्विन प्लेन के आसपास ही दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट है स्लिप अकर इन डिस्क्रीट मल्टीपल्स ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस। स्लिप में बहुत सारे डिस्क्रीट मल्टीपल एटॉमिक डिस्टेंस देखने को मिलते हैं, जबकि ट्विनिंग में एटम की मूवमेंट एटॉमिक डिस्टेंस से बहुत कम होती है। थर्ड पॉइंट है स्लिप अकर ऑन रिलेटिवली वाइडली सेपरेट प्लेन। स्लिप जो होती है अलग प्लेन पे होती है और बहुत ज़्यादा स्टेज में अकर होती है, जबकि ट्विनिंग क्रिस्टल के एक स्पेसिफिक रीजन में होती है। हर एक एटॉमिक प्लेन में जो डिफॉर्मेशन होती है आपको दिखती है। अंडर माइक्रोस्कोप स्लिप अपीयर एज थिन लाइंस। माइक्रोस्कोप में स्लिप थिन लाइंस में शो होती है, जबकि जो ट्विनिंग है माइक्रोस्कोप में बड़ी बड़ी लाइन के हिसाब से आपको दिखती है, प्लेन पे शो हो जाती है। ट्विनिंग रिक्वायर होती है हायर शियर स्ट्रेस, जबकि स्लिपिंग में लेस शियर स्ट्रेस से भी काम चल जाता है। ट्विनिंग के लिए आपको शियर स्ट्रेस ज़्यादा चाहिए होती है। ये 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये ब्रावियन लैटिस हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, सिंपल मोनोक्लिनिक है, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक है, सिंपल ट्राइगोनल है और आपका बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है। बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि भाई पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। द डिफेक्ट विच टेक प्लेस ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो इम्परफेक्ट एटम्स की पैकिंग के दौरान
क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है उस टाइम पे जो डिफेक्ट शो होता है उसको हम पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। वो डिफेक्ट जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो एटम्स की जो पैकिंग है वो इम्परफेक्ट हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जगह खाली रह जाती है, उसी डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। दीज डिफेक्ट कैन ऑल्सो टेक प्लेस, ये डिफेक्ट आपको तब भी शो हो सकते हैं जब एटम्स की वाइब्रेशन टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा हो जाती है, तो भी ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और वहाँ पे हमें एक डिफेक्ट शो होता है, उसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट है इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो पहला आपका वैकेंसी डिफेक्ट है, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है और तीसरा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, चौथा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है, पांचवा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो पहले बात करेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट क्या होता है? When one or more atoms are missing from their normal occupied position, जब एक या एक से ज़्यादा एटम अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिस होते हैं तो जो डिफेक्ट कहलाता है उस डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट का नाम देते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट किसका टाइप है? तो ये पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है। Such defect take place due to imperfect packing of atoms during crystallization. वैकेंसी डिफेक्ट तब मिलता है जब एटम्स की इम्परफेक्ट पैकिंग होती है, जब हम उसको क्रिस्टल बनाने के लिए एटम्स को पैक करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, तब ये डिफेक्ट हमें देखने को शो होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डिफेक्ट है ये आपके वैकेंसी डिफेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जगह आपको यहाँ पे खाली दिखेगी, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है। ये आपका सब्स्टिट्यूशनल वैकेंसी, ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है जो आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है। ये आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट है और ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की बात। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या है? When a foreign atom replace a parent atom, the defect called substitutional defect. It should be noted that the foreign atoms which replace the parent atom should be approximately the same size as that of parent atom. जब किसी दूसरे बाहरी एटम को पहले से प्रेजेंट एटम के साथ रिप्लेस करते हैं तो वो जो डिफेक्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, उस डिफेक्ट को हम सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहते हैं। ये भी नोट किया जाता है, इट शुड बी नोटेड दैट जब फॉरेजन एटम यानी बाहर से जो एटम हमने क्रिस्टलाइजेशन में पहले जो एटम है उसके साथ रिप्लेस किया है तो उसका साइज भी सेम होना चाहिए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? When an extra atom occupy interstitial positions in the crystal structure with disloading the parent atom, the defect is called interstitial defect. जब कोई एक्स्ट्रा एटम वैकेंट पोजीशन के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लोड किया जाता है और पेरेंट एटम्स को उस जगह से हटा के उसको रिप्लेस किया जाता है, उस टाइम पे खाली जगह होने की वजह से जो डिफेक्ट मिलता है उस डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एटम विच ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन इज जनरली स्मॉलर साइज देन द पेरेंट एटम। ऐसा तब होता है जब फॉरेजन एटम को पेरेंट एटम की जगह रिप्लेस करते हैं और फॉरेजन एटम का जो साइज है वो स्मॉल होता है पेरेंट एटम से, तब ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? When a pair of positive and negative ions is missing from a crystal structure, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से अपनी साइड से गायब होते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो जो डिफेक्ट होता है उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का पेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की साइड से मिस हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, तो डिफेक्ट पैदा होता है। उस डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट का नाम देते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? When missing atom responsible for vacancy occupies interstitial position, defect is called Frankel defect. जब मिसिंग एटम वैकेंसी ऑक्यूपाई करता है, खाली जगह छोड़ता है अपनी एक निश्चित पोजीशन से, तो डिफेक्ट पैदा होता है। उस डिफेक्ट का नाम देते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब बात करेंगे लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं। लाइन डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जो एटम की डिसलोकेशन की वजह से
अपनी लाइन से सेम डायरेक्शन से डिस्प्लेस होते हैं, डिसलोकेट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट क्या होता है? द डिफेक्ट विच टेक प्लेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ एटम अलोंग ए लाइन। जब एटम एक लाइन से अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस होता है किसी भी डायरेक्शन में, उसी डिफेक्ट को क्या नाम देंगे हम? लाइन डिफेक्ट का नाम देते हैं। दो तरह के लाइन डिफेक्ट हैं, कैटेगराइज किया गया है, एज डिसलोकेशन एंड सिक्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन में क्या होता है? व्हेन ए हाफ प्लेन ऑफ एटम इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेन्स ऑफ एटम, डिफेक्ट प्रोड्यूस कॉल्ड एज डिसलोकेशन। जब एटम हाफ प्लेन को छोड़ के नीचे दो प्लेन की तरफ चला जाता है और डिफेक्ट शो होता है, उसको एज डिसलोकेशन का नाम दिया जाता है। आपको यहाँ दिख रहे हैं एज डिसलोकेशन किस तरीके से शो की गई है। यहाँ पे देखो, ये दो एटम्स थे और ये अपनी जगह छोड़ के, दो लाइन को छोड़ के तीसरी लाइन में नीचे यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो ये इस तरह का जो वैकेंसी क्रिएट होता है, जो डिफेक्ट आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एज डिसलोकेशन कहते हैं। सिक्रू डिसलोकेशन क्या होती है? सिक्रू डिसलोकेशन में when atom are displaced into separate plane perpendicular to each other, जब एटम डिस्प्लेस होता है दो सेपरेट प्लेन पर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस टाइम पे जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको कहते हैं सिक्रू डिसलोकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉपी दूसरी कॉपी के ऊपर रखिए, अगर ऊपर वाली कॉपी थोड़ी सी साइड में हट जाए और वहां पे एक गैप बन जाए, तो वो जो डिफेक्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे सिक्रू डिसलोकेशन कहते हैं। लाइक एज दिस, कि ये दो प्लेन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, लेकिन ये साइड से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है इधर साइड में और यहाँ पे वैकेंट जगह बच जाती है। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसको हम सिक्रू डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ये सिक्रू डिसलोकेशन आपका होता है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। ये वैकेंसी डिफेक्ट वगैरह तो हम पहले भी कर चुके हैं। सरफेस डिफेक्ट क्या होते हैं? क्वेश्चन डिफेक्ट से जरूर आता है। सरफेस डिफेक्ट, द डिफेक्ट विच टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, जो किसी भी मटेरियल के सरफेस पे डिफेक्ट शो होता है उसको हम सरफेस डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। सरफेस डिफेक्ट कहाँ पे होता है? जब हम एटम्स को पैक करते हैं क्रिस्टल बनाने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान उस टाइम पे सरफेस पर कुछ ओरिएंटेशन में डिफेक्ट शो होते हैं, वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, उसी को हम सरफेस डिफेक्ट का नाम देते हैं। तो कितने तरह के होते हैं सरफेस डिफेक्ट? ग्रेन बाउंड्री है, ट्विन बाउंड्री है, स्टैकिंग फॉल्ट है। ग्रेन बाउंड्री क्या होती है? जब ग्रेन डिफरेंट ओरिएंटेशन में सेपरेट जनरल पैटर्न जो एटम का होता है उसको करते हैं, तो वहाँ बाउंड्री पे डिफेक्ट शो होता है, उसी को हम ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। ये होता कब है? दिस डिफेक्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मेटल्स। जब लिक्विड मेटल्स सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं तब ये सरफेस डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सरफेस डिफेक्ट बता दिया मैंने। सरफेस डिफेक्ट होते कितने तरह के हैं? ग्रेन बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री, स्टैकिंग फॉल्ट। ट्विन बाउंड्री, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन वन साइड ऑफ द बाउंड्री इज समवॉट मिरर इमेज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम on the other side. Defect is called twin boundary. Means that जब अरेंजमेंट करते हैं एटम का बाउंड्री के एक साइड की तरफ, तो उसका जो मिरर इमेज होता है, अरेंजमेंट होता है जो एटम्स का, वो दूसरी साइड में शो होता है। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसी को कह देते हैं हम ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। जैसे हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया, ये बना दिया, फिर इसी के सेम साइड में यह बनाया, एक इसी की साइड में ये बनाया। तो ये जो ट्विन प्लेन्स हैं, इनमें जो ये ट्विन प्लेन्स हैं, जो यहाँ पे हमें डिफेक्ट शो हुआ है, इसी को हम ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। स्टैकिंग फॉल्ट, एटम्स का क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, एटम की पैकिंग के दौरान एटम का प्रॉपर सीक्वेंस में ना होना, जो फॉल्ट क्रिएट होता है उसी को हम स्टैकिंग फॉल्ट कहते हैं। When the stacking of atom is not in proper sequence throughout the crystal, the defect is called stacking fault। इस तरीके का है। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन कितने तरह की होती है? तो डिफॉर्मेशन तो मैंने पहले भी आपको बताया है, चेंज इन डायमेंशन और फॉर्म ऑफ मैटर अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब किसी भी बॉडी पे या मैटर पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे उसकी डायमेंशन चेंज हो जाए, उसी को क्या कह देते हैं? हम डिफॉर्मेशन कहते हैं।
डिफॉर्मेशन होती किस वजह से? डिफॉर्मेशन कॉज आइदर बाय मैकेनिकल एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और बाय द वेरियस फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कितने तरह की होती है डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन दो तरह का होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया जाता है किसी भी मैटर पे, किसी भी सब्सटेंस पे, और लोड रिमूव करने पे वापस ओरिजिनल शेप साइज अगर वो रिगेन कर लेता है, देन उस डिफॉर्मेशन को कहते हैं हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब इलास्टिक लिमिट तक किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस टाइम पे जो भी डिफॉर्मेशन हमें दिखती है मेटल में, वो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन is that which disappear after removal of deforming load. It take place before plastic deformation. Plastic deformation से just पहले ये शो होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लोड अप्लाई करने से पहले है, फिर ये टेंसाइल लोड लगाने के बाद है, फिर ये कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद है। मतलब ओरिजिनल शेप साइज, टेंसाइल फोर्स हमने लगाया तो इसकी शेप चेंज हो गई, फिर हमने इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया तो वापस ओरिजिनल शेप साइज इसने रिगेन कर लिया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज दैट व्हिच रिमेन्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग लोड। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर व्हेन स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेस, टेम्परेचर, रेट ऑफ स्टेनिंग। इट इज एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम विद इन द ग्रेन ऑफ द मेटल्स। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तब मिलती है जब हम किसी भी बॉडी से डिफॉर्मिंग लोड को रिमूव कर लेते हैं और वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन में पहुंच जाता है, वापस अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन नहीं कर सकता। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तब मिलती है जब स्ट्रेस आपका इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फंक्शन है, स्ट्रेस है, टेम्परेचर है, रेट ऑफ स्टेनिंग है। इनकी वजह से ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में? तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आपका रोलिंग ऑफ बॉयलर प्लेट है, ड्राइंग ऑफ वायर्स है, एक्सट्रूजन ऑफ टेलीफोन केबल्स है, स्टैंपिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। तो ये सब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की एप्लीकेशन है जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काम में आता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो क्या होता है इसके अंदर आपको बता देते हैं। स्लिप क्या होता है? शियर डिफॉर्मेशन इन विच एटम इन वन क्रिस्टल प्लेन मूव बाय मेनी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ओवर द एटम ऑफ अनदर क्रिस्टल प्लेन। स्लिप क्या होता है? शियर डिफॉर्मेशन होती है जब एटम एक क्रिस्टल प्लेन से दूसरे क्रिस्टल प्लेन पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के कारण मूव कर जाता है, उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप कहते हैं। जैसे ये है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं। यहाँ देखोगे इसका ऊपर वाला प्लेन तिरछा हो गया, नीचे वाला वहीं रहा, तो ये ऊपर वाला प्लेन डिस्प्लेस होकर नीचे वाले प्लेन की तरफ मूव कर गया। इसी को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप कहते हैं। ये देखो और अच्छे से दिखा रखा है नीचे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय ट्विनिंग क्या होता है? ट्विनिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर मेटल डिफॉर्म होती है। आयरन, जिंक, टिन, ये ट्विनिंग से आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, जब इस पे स्ट्रेस लगता है तो होल ब्लॉक एटम्स के मूव कर जाते हैं डिफरेंट प्लेन्स पे स्लिप के कारण, ट्विनिंग के कारण, और ये डेफिनेट डिस्टेंस अपनी सेम डायरेक्शन में कर लेते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम? ट्विनिंग कहते हैं। ट्विनिंग इज द मैकेनिज्म बाय विच मेटल डिफॉर्म। आयरन, जिंक, ट्विन डिफॉर्म बाय ट्विनिंग। आयरन, जिंक और टिन ट्विनिंग के द्वारा डिफॉर्म होते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, जब इस पे स्ट्रेस लगाई जाती है तो होल ब्लॉक ऑफ एटम्स मूविंग वेरियस डिस्टेंस, तो जितने भी एटम्स के ब्लॉक होते हैं डिफरेंट प्लेन पे डिफरेंट डिस्टेंस पे मूव कर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में, और ये जो फिनोमेना है इसी को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय ट्विनिंग का नाम देते हैं। तो ये टॉपिक था आपका स्लिप एंड ट्विनिंग में। अब कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे ये मैंने टॉपिक बताया था आपको कि भाई नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड दो तरह के होते हैं,
क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरपस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल एटम्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें एटम रेगुलर और ऑर्डरली 3 डायमेंशन पैटर्न में जुड़े होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज इन ए वेरी रेगुलर और ऑर्डरली फैशन इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। अमरपस सॉलिड क्या होता है? अमरपस सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर फैशन में होता है, मतलब लगातार नहीं जुड़े होते हैं, कभी कहीं पे टेढ़े मेढ़े जुड़े हुए होते हैं। अमरपस सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हैं? तो ग्लास और सिलिका अमरपस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? ये साइंस की वो ब्रांच होती है जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करती है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्रीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल आर स्टडीड। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस वो जगह होती है जहां पे एटम्स को रेगुलर और ऑर्डरली 3 डायमेंशनल पैटर्न में जोड़कर क्रिस्टल बनाया जाता है, उसको स्पेस लैटिस हम कहते हैं। देन वन टाइम रिपीट अगेन, स्पेस लैटिस क्या होती है? स्पेस लैटिस में बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का अरेंजमेंट होता है ऑर्डरली 3 डायमेंशनल पैटर्न टू फ्रॉम ए क्रिस्टल, जिससे कि क्रिस्टल बनाया जा सके। एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर वे में एटम्स को जोड़ा जाता है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में जोड़ा जाता है जिससे क्रिस्टल बनाया जा सके। वो आपका क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस कहलाता है। इसी का भाग है यूनिट सेल। टिनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ एटम्स। छोटे छोटे एटम्स के ग्रुप को अरेंज करके एक ब्लॉक बनाया जाता है, उसी ब्लॉक को, उसी एटम्स के ब्लॉक को हम यूनिट सेल कहते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड। वन साइड की जो डिस्टेंस होती है वो यूनिट सेल के एटम्स एक तरह के हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है उसी की जो लेंथ है उसी को हम वन साइड का लेंथ कहते हैं। यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं? जो यूनिट सेल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम्स और पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। Non-primitive unit cells. Non-primitive unit cells are the cells in which atoms or point are not at present corner but also present face and interior points. Non-primitive unit cells वो unit cells होते हैं जो कॉर्नर्स पे ही नहीं बल्कि फेसेस पे और इंटीरियर पॉइंट्स पर भी देखने को मिल जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर में एटम्स आर लॉक्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एटम क्यूब के कॉर्नर में लॉक्ड होते हैं और एक एटम सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का नाम देते हैं। इन दिस एटम आर लॉक्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वन एटम एट द सेंटर। सारे के सारे एटम कॉर्नर्स पे होते हैं लेकिन एक एटम सेंटर में होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? किस तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है? कौन से मेटल्स होते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है, लिथियम है और बेरियम है, जिनमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक एटम सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, साथ के साथ फेस पर भी प्रेजेंट होता है। इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। वन एटम इज एट सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर आपका कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में, कैल्शियम में, एल्युमिनियम में, लेड में मिलता है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इन दिस एटम आर ऑट ईच ऑफ 12 कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। वन एटम ऑफ each at 2 hexagonal faces and 3 atoms in the body of the cell. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल प्रिज्म के 12 कॉर्नर्स पे हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है। एक एटम 2 हेक्सागोनल फेसेस पर होता है जबकि 3 एटम्स बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका जिंक में, मैग्नीशियम में, बेरिलियम में मिलता है।
पेपर में 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से मेटल में पाए जाते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम, लिथियम एंड बेरियम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर किस मेटल्स में पाए जाते हैं, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, एल्युमिनियम और लेड में पाया जाता है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किस मेटल्स में मिलते हैं, तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और जिंक में ये पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने होते हैं, तो उसमें हमारे 6 होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि भाई एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस होती है वो डिस्टेंस, वो हाफ डिस्टेंस होती है जो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में क्रिस्टल में देखने को मिलती है। यानी एक